हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन वगैरह हम समझने की कोशिश करेंगे। वर्क का ये फॉर्मूला देखेंगे और इस फॉर्मूले पर कुछ वर्क कैलकुलेशन के क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, पहले हम वर्क को समझते हैं। नॉर्मल लाइफ में जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं जहां पर हमें थकान महसूस होती है, वहां पर हम बोलते हैं हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। वो एक्टिविटी पढ़ाई हो सकती है या फिर लोड लेकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं रनिंग करते समय, या फिर सर पर लोड लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वर्कआउट करते समय, साइकिलिंग करते समय हम थक जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें थकान महसूस होती है। यहाँ पर नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ में यही वर्क समझते हैं हम, कि जहां पर मेंटल या फिर मस्कुलर एफर्ट लग रहा है वहां पर हम बोलेंगे वर्क हो रहा है। ठीक है ना। तो वही यहां लिख रहे हैं, मीनिंग ऑफ वर्क इन डेली लाइफ वी थॉट एक्टिविटी रिक्वायर्ड मस्कुलर और मेंटल एफर्ट। ठीक है ना, सच एज रीडिंग बुक, वॉकिंग, रनिंग, कैरिंग लोड ऑन हेड। ठीक है ना, लिफ्टिंग वेट एंड साइकिलिंग, ये सब जो है एक्टिविटी वर्क रिलेटेड हैं नॉर्मल लाइफ में। ठीक है ना, हम बोलते हैं यहां पर वर्क हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में कुछ दूसरी तरीके से वर्क को डिफाइन किया गया है। समझ रहे हैं ना। अब हम समझते हैं कि फिजिक्स में कब बोला जाएगा कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ध्यान से समझना, अगर हमारे पास m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर F फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, तो फिजिक्स के हिसाब से इस फोर्स ने जितना एनर्जी ट्रांसफर किया इस ब्लॉक को वही वर्क रहेगा। ठीक है ना, फिजिक्स के हिसाब से इस फोर्स ने जितना एनर्जी ट्रांसफर किया वही वर्क रहेगा। ठीक है, अब बात है इसको मेजर कैसे करेंगे। तो 11वीं क्लास में देखेंगे कि जहां पर कहीं फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है, वहां पर वर्क होगा। ठीक है, ये 11वीं क्लास में देखेंगे हम। अभी हम याद रखेंगे कि जहां पर भी फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पर वर्क होगा। ठीक है ना, लेकिन एक इसमें दिक्कत है। फिजिक्स के हिसाब से जब भी फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो गए, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो गए, तो यहां एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है ना, यहां एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए यहां पर वर्क डन कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है ना, यहां पर एनर्जी ट्रांसफर होता है इसलिए वर्क रहेगा, और यहां एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है इसलिए वर्क नहीं रहेगा। ठीक है, जब भी फिजिक्स में बोला जाएगा कि वर्क हो रहा है तो वहां पर फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स होना चाहिए। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वैसे तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो सकते हैं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो सकते हैं, किसी एंगल पर हो सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, अदरवाइज वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है और यहां एनर्जी ट्रांसफर होता है। ये हम ड्राइव कर लेंगे 11वीं क्लास में। ठीक है ना, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। वही यहां वर्क के लिए लिख रहे हैं हम, वर्क इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ फोर्स। ठीक है ना, वर्क इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय अ फोर्स। अब बात आई वर्क डन कब रहेगा। तो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स। डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, तभी वर्क होगा। ठीक है ना, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क कब होगा, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है, तब जाकर वर्क हो जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे यहां पर देखना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहां पर वर्क होगा। ठीक है ना, यहां पर वर्क होंगे। अच्छा, यहां पर एक लार्ज स्टोन है, इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन ये स्टोन डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है, यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा केस देख रहे हैं, ध्यान देखना। इसमें कुली जो है एक लोड लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं हॉरिजेंटल प्लेन पर। ठीक है ना, हॉरिजेंटल प्लेन पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यहां पर ये कुली ने एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया इन्होंने,
और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजेंटल में। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल हुआ, फोर्स इन्होंने किधर लगाया? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो 90 डिग्री हो गया एंगल। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो इनका वर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर पुली का वर्क फिजिक्स के हिसाब से जीरो है, ठीक है ना। नॉर्मल लाइफ में पुली वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है ना, वर्क कितना है इनका? जीरो है। तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट वर्क इज इक्वल टू जीरो। यहां पर वर्क डन कितना रहेगा? जीरो रहेगा। वर्क टू बी डन, अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, एक फोर्स लगना चाहिए ऑब्जेक्ट पर। दूसरा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, ठीक है ना, नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जो है नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स होना चाहिए, तभी वर्क होगा, वर्क डन तभी होगा। समझ गए यहां तक? इसको लिख लो पॉज करके। वैसे वर्क की डेफिनेशन ये नहीं लिखना है, स्कूल में आए तो ये वर्क की डेफिनेशन नहीं लिखना है। वर्क डन पूछा जाए तो ये लिखना है। वर्क की डेफिनेशन हम आगे देख लेंगे, एक्चुअल में तो यही करेक्ट डेफिनेशन है वर्क की, लेकिन मार्क्स हो सकता है 9th में आपके कट जाएं, ठीक है ना। जब आप 11th में जाएंगे तब ये डेफिनेशन लिखना है, अभी नहीं लिखना है। 11th के लिए अभी एक दूसरी डेफिनेशन हम वर्क की देख लेंगे, ठीक है। और वर्क डन पूछा जाएगा तो ये रहेगा, ठीक है। ये डायग्राम रहने देना, ये डायग्राम बना लेना आप। चलिए अब ये देखना, यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर। एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है बॉडी का, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है और कौन सा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई F1 जीरो है या नॉन जीरो है? वर्क डन बाई F2 जीरो है या नॉन जीरो है? तो F1 जो है यहां पर वर्क कर रहे हैं, तो F1 का वर्क नॉन जीरो है और F2 का वर्क जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, इसलिए इनका वर्क क्या रहेगा? जीरो रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसे ये टॉपिक 11 क्लास का है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम इसको समझ लिए तो हमें वर्क समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी वे में देखेंगे हम, यहां पर ध्यान से देखना। अगर ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कोई पर्सन जा रहे हैं, ठीक है ना, 10 मीटर इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दूसरे एक पर्सन है वो यहां से यहां 8 मीटर ट्रेवल किया उन्होंने एक्स डायरेक्शन में, और 6 मीटर ट्रेवल कर लिया वाई डायरेक्शन में। अगर हमसे बोला जाए इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो हम बोलेंगे 10 मीटर, ठीक है ना। अगर हमसे बोला जाए इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो याद करो इनका डिस्प्लेसमेंट अभी पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि 8 इधर हैं और 6 इधर हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ 8 एंड 6। तो जैसे ही 8 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है ना, √100 और 10 मिल जाएगा। इसका मतलब जो पर्सन यहां से यहां गए हैं इनका डिस्प्लेसमेंट, और जो पर्सन यहां से यहां गए हैं डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। समझ रहे हैं ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। मान लो इनके डिस्प्लेसमेंट को हमने s बोला, ठीक है ना, एक के डिस्प्लेसमेंट को s बोल रहे हैं, और ये वाले डिस्प्लेसमेंट को हम s x डायरेक्शन बोल रहे हैं। ये वाला डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि ये वाला डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हो रहा है तो हम बोलेंगे एस वाई। और 11 क्लास में देखेंगे हम s इज इक्वल टू एस एक्स और डिस्प्लेसमेंट इन y, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x का डिस्प्लेसमेंट और y का डिस्प्लेसमेंट। ऐसे हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए कर सकते हैं कि कोई डिस्प्लेसमेंट है, उसको दो पार्ट में हमने तोड़ लिया, ठीक है ना, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? कंपोनेंट। कि
इस डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट है, एक एक्स डायरेक्शन में है और एक वाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना। कंपोनेंट करने का मतलब यह हुआ कि जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये दोनों मिलके करेंगे, मतलब जो काम ये करेंगे वही काम ये दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर है। समझ रहे हैं ना। यहां पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो या फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों सेम ही हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं और हम जो है ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे मान लो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर का और एंगल दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है ना। एंगल दिया गया है यहां पर 30 डिग्री। अब बात आई कि ये वाली वैल्यू कितना रहेगा और ये वाला कितना रहेगा, ठीक है ना। तो इसको बोल दिया हमने एस डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इसको बोल दिया हम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये दोनों मिलके करेंगे, इनकी और इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री हमने देखा था थोड़ा बहुत बेसिक, तो ध्यान देखना, इस ट्रायंगल का ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये कितना मिल जाएगा हमें 30 कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो यहां से आ जाएगा 15√3। और ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा, एस वाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई, ध्यान देखना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन 30, और एस वाई कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 विच इज 1/2, 15 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो एस वाई 15 मिल गया और एक्स डायरेक्शन में कितना है 15√3 है, ठीक है ना। इनको हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है ये है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है ये है, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, अब हम एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको समझना है थोड़ा सा ध्यान से, हम एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। यहां पर ये वाली वैल्यू जो एक्स कंपोनेंट रहेगा, एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा अगर हमसे पूछा जाए, तो हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से ये हो जाएंगे एस कॉस थीटा। अगर ये लेंथ पता है हमें, तो एक्स डायरेक्शन में कितना रहेगा, हम बोलेंगे एक्स कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितना रहेगा, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा, और एस वाई कितना हो जाएगा, एस साइन थीटा, ठीक है। ये दो नंबर याद रखना है, ठीक है ना। एक्स में कंपोनेंट कितना है एक्स कॉस थीटा, वाई में कंपोनेंट कितना है एस साइन थीटा, ठीक है। पास कॉस दूर साइन, हम ऐसे याद करते हैं, पास कॉस दूर साइन। तो जो भी पास रहेगा, थीटा के जो पास रहेगा, जो कंपोनेंट थीटा के पास रहेगा वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और दूर वाला क्या रहेगा, साइन रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको पॉज करके लिख लो। अब ध्यान से देखना, ये अगर हमारे पास एक फोर्स है एफ, थीटा एंगल पर लग रहा है एक्स डायरेक्शन से, तो एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, देखो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट रहेगा, वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट रहेगा, तो हम बोलेंगे एफ साइन थीटा, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा एफ कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा एफ साइन थीटा। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना, हमारे पास एक ब्लॉक है,
इन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस फोर्स को हटा रहे हैं और इस फोर्स की जगह पर दो फोर्स लिख रहे हैं। एक लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एफ कॉस थीटा, और दूसरा फोर्स किधर रहेगा, दूसरा फोर्स किधर रहेगा, ठीक है ना, दूसरा फोर्स किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में, और रहेगा कितना, एफ साइन थीटा। अब ध्यान से गेस करो आप, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में कौन वर्क करेंगे और कौन वर्क नहीं करेंगे, कौन वर्क करेंगे और कौन वर्क नहीं करेंगे। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये वर्क करेंगे और ये वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये वर्क, एफ साइन थीटा क्यों वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री वाला जो है फोर्स वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, वर्क कौन करेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट ही वर्क करेंगे, जो परपेंडिकुलर रहेंगे वो वर्क नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक। अच्छा, अब हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ वर्क। ठीक है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका डेरिवेशन तो हम 11th क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, अभी हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो है मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताओ क्या रहेगा, खुद से लिखने की कोशिश करो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रहेगा, तो इस डायरेक्शन में अभी बताया था हमने। ठीक है ना, पास कॉस दूर साइन, तो इस डायरेक्शन में क्या रहेंगे, एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या रहेंगे, एफ साइन थीटा रहेंगे। ठीक है ना, ये तो कोई वर्क करेंगे ही नहीं, हमें किससे मतलब है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। इन्हें लिख सकते हैं हम एफ कॉस थीटा इंटू एस, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा है, तो इसको लिखा जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। ठीक है ना, इनको रीअरेंज कर लिया गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा कर देंगे तो मिल जाएगा हमें वर्क। समझ रहे हैं, जब भी हमसे पूछा जाएगा वर्क की डेफिनेशन तो हमें यही लिखना है, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वर्क डन जब पूछा जाए, ठीक है ना, वर्क डन जब पूछा जाएगा तो हम बताएंगे, इसके पहले जो लिखा था हमने, वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स। ठीक है ना, ये डेफिनेशन लिखना है वर्क डन की। ठीक है ना, और जब वर्क पूछा जाएगा तो हमें यही लिखना है, एक डेफिनेशन और वर्क की लिखा था हमने, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय अ फोर्स। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय अ फोर्स, वो डेफिनेशन 11th में लिखेंगे, अभी हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमें दो डेफिनेशन समझ में आ रहा है, एक ये वर्क का और एक वर्क डन का। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमें मिल गया है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब बात आई कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगा। कॉस थीटा में ये थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ठीक है ना, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट कॉस थीटा पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रहेगा, अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है ना, कभी ये पॉजिटिव रहेंगे, कभी नेगेटिव रहेंगे, कभी जीरो रहेंगे, अभी आगे देखेंगे। पहले हम एंगल देखना सीखते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान से देखना, कई केसेस यहां पर देख रहे हैं हम। पहला केस, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो गेस करो थीटा कितना रहेगा, एंगल बिटवीन कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना रहेगा, जीरो। अच्छा, दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, ये है पैरेलल, ये है एंटी पैरेलल, इनको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंटी पैरेलल रहेंगे तो एंगल कितना बन जाएगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री। ठीक है ना, यहां पर थीटा कितना है, 180 डिग्री।
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री। यहां पर एंगल कितना है, देखो यहां पर एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, दोनों नेगेटिव साइड हैं, एंगल कितना रहेगा 0, दोनों पैरेलल हैं। चलिए यहां पर कितना रहेगा, लिख लो कॉपी में आप, थीटा इज इक्वल टू 90। ये ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है लेकिन फोर्स अपवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है लेकिन फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो यहां पर एंगल कितना रहेगा 180, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहे हैं और फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो यहां पर थीटा क्या रहेगा 0। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है और फोर्स भी अपवर्ड है, यहां पर थीटा क्या रहेगा 0। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है लेकिन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, यहां थीटा क्या रहेगा 180। समझ रहे हैं ना। तो एंगल देखना हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पर एंगल देखना हमने सीख लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसे देखेंगे हम, ठीक है ना। 0, 90 और 180, ठीक है ना, पैरेलल, नॉर्मल और एंटी पैरेलल हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ कॉस की वैल्यूज याद करेंगे, ठीक है ना, कुछ कॉस की वैल्यूज याद करेंगे। कॉस थीटा 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा था हमने, अभी फिर से देख रहे हैं, ये याद रखना होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं देखेंगे हम, 11th 12th में मैथ्स में वो भी देखेंगे, फिजिक्स में नहीं देखेंगे हम, ठीक है। कॉस थीटा 0 होता है 1, ठीक है। कॉस थीटा 90 होता है 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी रहेगी 0। कॉस 180 -1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इतने से हो जाएंगे, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके 9th क्लास के इतने से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत और देख ले रहे हैं हम। cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos 60 कितना रहेगा 1/2। cos 30 कितना रहेगा √3/2, ठीक है ना। और cos 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। अभी इन्हें भी लिख लो क्योंकि 11th क्लास में तो जरूरत पड़ेगी ही, तो इसे भी लिख लो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं हम। अब देखना ध्यान से, यूनिट ऑफ वर्क चाहिए हमें, ठीक है ना, वर्क की यूनिट क्या है, तो ध्यान से देखें, वर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की तो कोई यूनिट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो है डिस्टेंस के, तो रेशियो की इनकी तो कोई यूनिट ही नहीं है। फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, ठीक है ना, और इनकी यूनिट क्या है मीटर, तो न्यूटन मीटर। वर्क की यूनिट क्या रहेगा न्यूटन मीटर, ठीक है ना। और न्यूटन को लिख सकते हैं हम न्यूटन को लिख सकते हैं हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन आ गया, और एक मीटर है यहां पर, तो केजी और मीटर मिलकर बना देंगे मीटर स्क्वायर, तो यहां पर ये यूनिट हो जाएगी वर्क की केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं हम। ये इतने पॉपुलर हैं, वर्क इतने पॉपुलर हैं कि इनके लिए अलग यूनिट बनाया गया है जूल, ठीक है ना, और ये 1 जूल रहेगा, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसके लिए इनके लिए अलग यूनिट बना दिया गया है, ठीक है। तो 1 जूल कितना रहेगा 1 न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और 1 जूल को लिखेंगे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल को जे से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना, जैसे किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही जूल को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आई 1 जूल कितना है, याद करो जब हमने 1 न्यूटन डिफाइन किया था, ठीक है ना, 1 न्यूटन जब डिफाइन किया था तो हमने बोला था 1 केजी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कॉज कर देंगे, उनको बोलेंगे 1 न्यूटन, ठीक है ना। 1 केजी में
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कॉज कर देंगे, उनको बोलेंगे हम 1 न्यूटन। अच्छा, सिमिलरली यहां पर अगर हमसे बोला जाए वर्क 1 जूल कब रहेगा, इनकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 1 1 हो जाएंगे, तब यहां पर भी 1 आ जाएगा जूल। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कराने में जितना वर्क करेगा, ठीक है ना, उसी को हम बोल देंगे दैट इज 1 जूल। 1 जूल इज अमाउंट ऑफ वर्क दैट डन बाई 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसिंग बॉडी बाई 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा इन द डायरेक्शन। जब दोनों के डायरेक्शन सेम रहेगी तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 मिल जाएगा हमें 1 जूल। समझ गए? तो 1 जूल इज अमाउंट ऑफ वर्क दैट डन बाई 1 न्यूटन फोर्स इन डिस्प्लेसिंग बॉडी बाई 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, एक बॉडी है 1 केजी की भी हो सकते हैं, किसी भी केजी के हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। m केजी का कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया गया और इनका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर जब होगा तो 1 जूल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनकी एक और यूनिट है, ठीक है ना, सीजीएस यूनिट भी एक है। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट को अर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल रहेगा, 10⁻⁷ जूल। और जहां जहां ये एसआई वाले रखे गए हैं वहां वहां सीजीएस का रख देंगे तो सीजीएस यूनिट बन जाएगा। यहां जैसे ग्राम रख दो, यहां सेंटीमीटर रख दो, यहां सेकंड ही रहेगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है ना, अर्ग। और अगर हमसे बोला जाएगा 1 जूल कितना रहेगा तो हम बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷। ठीक है ना, अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, चलिए इतना काफी है। ये 12th वगैरह में देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह भी रहती है इनकी यूनिट, लेकिन अभी नहीं देख रहे हैं। चलो पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। इसे भी लिख लेना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केस। ठीक है ना, पहला स्पेशल केस देख रहे हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा यहां पर 0। तो cos 0 की क्या वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 लिखने की यहां जरूरत ही नहीं, हमें डायरेक्ट लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके एग्जांपल अगर हमें देखना है तो एक ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉप करें, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉप करें, ठीक है, तो वहां पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉप करें तो mg फोर्स किधर लगता है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो h हाइट डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क कितना हो जाएगा, mg मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी फोर्स का वर्क रहेगा। ठीक है ना, ग्रेविटी फोर्स का वर्क मिल जाएगा हमें। चलिए वही यहां लिखा गया है, वर्क डन बाई ग्रेविटी इन डिसेंडिंग h हाइट। ठीक है ना, डिसेंडिंग h हाइट, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर हम बात करें, ग्रेविटी के कारण कितना वर्क हुआ, तो हम बोलेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, और प्लस में रहेगा, यहां डिसेंड कर रहे हैं प्लस में रहेगा। इनिशियल लोकेशन ये है और फाइनल लोकेशन ये है। ठीक है ना, चलिए इनको पॉज करके लिख लेना। अब हम आगे चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इनको हम स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं। तो जब हम स्लोली ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो जो हमारा फोर्स होगा वो कितना होगा, mg के बराबर रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है नहीं,
एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स में अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस रहता है, ठीक है ना। तो अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, mg के बराबर रहेगा, जितना इसका वेट लग रहा है उतने के बराबर रहेगा ये, ठीक है। और स्लोली इसको एसेंड किया अपवर्ड, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल, ध्यान से सुनना, यहां ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं कि ग्रेविटी का वर्क कितना है, ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया, इस फोर्स ने कितना वर्क किया, ठीक है ना। जैसे इस पेन को हम यहां से यहां लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग लिफ्टिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर स्लोली, ठीक है ना, स्लोली इनको लिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जो है, जो हमने फोर्स लगाया उसका वर्क देखना था हमें, जो हमने फोर्स लगाया उसका वर्क देखना था, तो हम बोलेंगे हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, mg लिख सकते हैं, या फिर आपके लिए f ही लिख लेते हैं, f मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा, डिस्प्लेसमेंट और प्लस हमने वर्क किया पॉजिटिव, इसको स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है ना, अपवर्ड हमने फोर्स लगाया, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तो यहां पर वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट केस देख रहे हैं जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट रहेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट रहेंगे, ठीक है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट रहेंगे तो थीटा कितना होता है 180, थीटा होता है 180, और वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। तो जब ये 180 है तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया था -1, cos 180 होता है -1, तो यहां से मिल गया -fs, ठीक है ना। तो आप 9th क्लास में हैं, आप डायरेक्ट ये लिखना फॉर्मूला, cos थीटा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपकी स्कूल के एग्जाम में, ठीक है ना। जब आपको दिखे कि अपोजिट है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, cos थीटा वगैरह का ये सब लिखना ही नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है ना, अभी आप अपनी कॉपी में लिख लो लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये समझने के लिए है बस कि ये -1 कहां से आया, तो -1 जो है cos 180 दे रहा है, -1 वैल्यू, समझ रहे हैं। तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर अपोजिट में है ये दोनों, इस वजह से नेगेटिव में वर्क होगा यहां, ठीक है ना, वर्क डन नेगेटिव होगा। चलिए आगे चलते हैं हम, ये देखना उसी का एग्जाम्पल है, मान लो कोई ब्लॉक है या कोई ट्रेन है, कोई व्हीकल है, कोई बस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ब्रेक लगाया गया, जब ब्रेक लगाया जाएगा तो फ्रिक्शन किधर रहेगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन रहेगा बैकवर्ड, ठीक है ना, फ्रिक्शन धीरे धीरे इनको रोकेंगे, ठीक है ना, चल रहे थे ये आगे, फ्रिक्शन बैक साइड लगा दिया गया, तो डिस्प्लेसमेंट अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या रहेगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या रहेगा अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स को जनरली स्मॉल एफ से लिखते हैं 11th वगैरह में भी, तो हम अभी से लिख ले रहे हैं एफ, ठीक है ना, स्मॉल एफ से लिखते हैं फ्रिक्शन को, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, मिल जाएगा हमें आंसर, समझ गए। पॉज करके इसको लिख लो। अब ये देखना, यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मोशन करा रहे हैं, ठीक है ना, अपवर्ड मोशन करा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, लेकिन यहां पर वर्क डन हमें निकालना है ग्रेविटी फोर्स का। यहां दो फोर्स हैं, समझ रहे हैं ना, दो फोर्सेस हैं, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, या फोर्स बाय मी लग रहा होगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और एक ग्रेविटी लगा रहे हैं, तो यहां ग्रेविटी का वर्क बताना है, वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी का वर्क यहां से यहां अपवर्ड मोशन में, ग्रेविटी का वर्क अपवर्ड मोशन में कितना रहेगा हमें बताना है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लगा, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो गया, यहां तो आ जाएगा माइनस साइन, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आ जाएगा माइनस ग्रेविटी का फोर्स मल्टीप्लाई बाई जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस mgh आ जाएगा, ठीक है। चलिए
पॉज करके लिख लो इसे। अब ध्यान से देखना थर्ड केस। थर्ड केस में देख रहे हैं हम जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कुछ ऐसा केस रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 90 0 होता है, दैट्स वाई वर्क डन 0 रहेगा, ठीक है ना। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से वर्क डन 0 आ जाएगा। तो यहां लिखा गया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहेंगे तो वर्क डन क्या रहेगा, 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में स्टेटमेंट, इफ एफ वेक्टर या एफ परपेंडिकुलर टू एस देन वर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, ध्यान से देखना। जैसे यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ब्लॉक को इधर मूव करा रहे हैं। जब ब्लॉक इधर मूव कर रहा होगा, इधर वेलोसिटी है, इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर हमसे बोला जाए ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, तो हम बोलेंगे 0। ग्रेविटी ने कोई वर्क ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड लग रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, ठीक है ना, कोई वर्क होगा ही नहीं। हमसे बोला जाएगा वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स बता दो, तो नॉर्मल फोर्स ने भी नहीं वर्क किया। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो गया और ये दोनों 90 डिग्री पर आ गए, ठीक है ना। तो यहां पर वर्क डन बाई नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी पॉज करके लिख लो, ठीक है। वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स एंड mg 0, ठीक है ना। इन फॉलोइंग कर देना, चलिए एक केस और देख रहे हैं, इसको पहले भी देख चुके थे हम। मान लो यहां पर कुली कोई लोड लेकर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इधर कहीं चल रहे हैं, ठीक है ना, राइट साइड। कुली ने फोर्स किधर लगाया, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पर हैं। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो यहां पर वर्क डन बाई कुली क्या होगा, वर्क डन बाई कुली क्या होगा, 0 होगा। तो वही यहां लिखा जा रहा है, वर्क डन बाई कुली ड्यूरिंग कैरिंग लगेज ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल रोड की बात कर रहे हैं। जब स्टेयर क्लाइंब करेंगे, ठीक है ना, क्लाइंबिंग स्टेयर में अगर स्टेयर क्लाइंब कर रहे होंगे वहां पर कुली वर्क करेंगे, ठीक है ना। जब स्टेयर क्लाइंब करेंगे वहां पर वर्क करेंगे, अभी देख लेंगे हम। अभी के लिए देख रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल रोड पर। वर्क डन बाई कुली ड्यूरिंग कैरिंग लगेज ऑन हॉरिजॉन्टल रोड इज 0 बिकॉज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना, ऑन लोड इज 90, ठीक है ना। तो 90 डिग्री है एंगल दोनों के बीच में, इस वजह से वर्क डन कितना हो गया, यहां पर 0 हो गया, ठीक है। चलिए पॉज करके इसको लिख लो, काफी फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता रहता है आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं हम सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। जैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ध्यान समझना इसको, ठीक है, केयरफुल होकर देखना। जब भी कहीं सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना, जैसे मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है कहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हमें पता है। और सर्कुलर मोशन कौन कराते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। कभी वो टेंशन से प्रोवाइड होता है, जैसे स्ट्रिंग्स, ब्लॉक में स्ट्रिंग बांधकर हम रोटेट करें, ठीक है ना, तो वहां टेंशन से प्रोवाइड होता है। कभी कभी ग्रेविटेशन फोर्स से प्रोवाइड होता है, जैसे सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड, मून रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड, अर्थ रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो यहां ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा कहीं से, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। अब ध्यान से देखना, छोटे से इंटरवल में अगर देखें, बहुत ही छोटे इंटरवल में देखें अगर हम, ठीक है ना, बहुत ही छोटे इंटरवल में, तो बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। छोटे से इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है।
ठीक है ना। फिर यहां पर जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो फोर्स इधर लग रहा है, फिर से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे, फिर से 90 डिग्री पर आ गया, वर्क डन 0। जब पार्टिकल यहां रहेगा तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम यहां पर। बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर इस सर्कल को तोड़ दिया जाए तो ईच एलिमेंट का जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ईच एलिमेंट का जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स की डायरेक्शन दोनों 90 डिग्री पर रहेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट और वहां पर फोर्स, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वहां पर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वहां पर फोर्स दोनों 90 डिग्री पर रहेंगे। इस वजह से यहां पर वर्क डन 0 रहेगा। यहां कभी 0, यहां कभी 0, यहां कभी 0, हर जगह 0 होगा, और 0 को सम करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे एलिमेंट में अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर हुआ तो वर्क डन कितना रहेगा? 0 रहेगा। समझ गए? चलिए अब इधर देखना है, यहां पर लिखा जा रहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ये हमें याद रखना है आज के बाद। और वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज 0 बिकॉज ईच स्मॉल इंटरवल, ठीक है ना, ईच स्मॉल इंटरवल डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ईच स्मॉल इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे आपस में। इस वजह से वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ गए? पॉज करके इसको लिख लो, इसके बाद ये डायग्राम बना लेना। जब भी किसी क्वांटिटी में बहुत ही स्मॉल चेंज आता है तो उसको डी दैट क्वांटिटी से लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एफ जो है क्वांटिटी है, एफ क्वांटिटी है, उसमें बहुत छोटा चेंज आया तो डी एफ से लिखेंगे। आर जो है पोजीशन वेक्टर है, इसमें चेंजेस से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बहुत ही छोटा एलिमेंट क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे डी आर वेक्टर, ठीक है ना, या डी आर आप बोल सकते हो 9th क्लास में, ठीक है। अब यहां पर भी वही चल रहा है। मून जो है अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, बाई अर्थ ऑन मून लग रहा है, इसका वर्क डन कितना रहेगा? 0। एक कंप्लीट साइकिल में भी 0 रहेगा, हाफ साइकिल में भी 0 रहेगा, ठीक है ना। बिटवीन एनी टू इंटरवल, बिटवीन एनी टू इंटरवल ये 0 ही रहेंगे। समझ रहे हैं? चलिए यहां पर भी टेंशन का वर्क ड्यूरिंग, ठीक है ना, दिस सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टेंशन का वर्क क्या रहेगा? 0 रहेगा। और अर्थ भी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, यहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, बाई सन ऑन अर्थ, इनका वर्क कितना रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है ना। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ बाई सन, ठीक है ना, इज 0, ठीक है। चलिए सैटेलाइट के केस में भी सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा और जो फोर्स वेक्टर होगा ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम 3D का है। जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स वेक्टर जो होगा ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। इस वजह से वर्क डन क्या रहेगा? यहां पर भी 0 रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम फोर्थ केस देखेंगे, ठीक है ना। पहले केस में देखा सेम डायरेक्शन F इंटू एस कर दिया, दूसरे केस में देखा अपोजिट डायरेक्शन -F इंटू एस कर दिया, तीसरे केस में देखा दोनों परपेंडिकुलर थे, ठीक है ना, वहां 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 हो गया। अब चौथा केस देख रहे हैं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ही 0 रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वहां पर वर्क क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वर्क डन क्या रहेगा? 0। जैसे यहां लार्ज स्टोन है, कितना भी हम फोर्स लगा दें ये स्टोन अगर मूव नहीं कर रहा है तो वर्क डन क्या रहेगा? यहां 0 रहेगा। 0 वर्क इफ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जहां पर फोर्स लगा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं उसकी बात करते हैं हम। ध्यान रखना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कितना भी फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। चलिए कहीं पर अगर फोर्स नहीं है,
ठीक है ना। अगर कहीं पर फोर्स ही जीरो है तो वहां पर भी वर्क जीरो होगा। ये फिफ्थ केस लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इफ F इज इक्वल टू जीरो देन W इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर फोर्स ही नहीं रहेगा तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड डिसाइड वेदर वर्क इज डन और नॉट। राम इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। यहां पर ये जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उधर ही फोर्स है, तो यहां पर वर्क क्या रहेगा, वर्क होगा और पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्क इज डन, आंसर लिख देंगे हम। इसमें देखना, डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, ठीक है। तो ये लोड को कैरी करके कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जा रहे हैं। कुछ नहीं दिया जाएगा, बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ध्यान देखना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन यहां पर डोंकी ने फोर्स किधर लगाया, अपवर्ड लगाया, नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट रहता है तो वर्क कितना रहता है, जीरो। नेक्स्ट केस देखना, विंड मिल इज फिलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। यहां पर एक टरबाइन वगैरह लगी हुई है, ठीक है ना। इसकी मदद से वाटर को पंप किया जा रहा है आउट, ठीक है। वाटर बाहर आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वाटर बाहर आ रहे हैं और वाटर पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया गया होगा, ठीक है ना। वाटर ऊपर आ रहे हैं और ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स भी लगाया होगा, तभी वाटर ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वर्क होगा और वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क इज डन, ठीक है ना। फोर्स ऑन वाटर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई वर्क इज डन एंड पॉजिटिव वर्क इज डन। यहां पर देखना, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो यहां फोटोसिंथेसिस में कोई फोर्स नहीं लगा है, समझ रहे हैं ना, कोई फोर्स नहीं लगा है और डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी नहीं हो रहा है, तो यहां पर वर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो इंजन मान लो ट्रेन को पुल कर रहे हैं, तो यहां पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहां पर वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क इज डन, ठीक है ना, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन सन। फूड ग्रेन को सुखाया जा रहा है, ठीक है ना, धूप में सुखाया जा रहा है, तो यहां पर भी कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, हीटिंग वगैरह का काम हो रहा है, वर्क नहीं है ये भी, ठीक है ना। 11th वगैरह में देखेंगे ये हीटिंग का काम है, तो यहां पर वर्क नहीं हो रहा है, तो यहां पर वर्क इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि कोई फोर्स ही प्रेजेंट नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो किस बात का वर्क। अब ये देखना, सीलिंग बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। एक बोट देखा होगा आपने जिसमें क्लॉथ वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, और ये विंड के फोर्स के कारण डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, ठीक है ना। विंड जो है ये क्लॉथ पर फोर्स लगाता है, इस कपड़े पर फोर्स लगाता है और इस फोर्स के कारण ये चलते हैं, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर वर्क हो रहा है, वर्क इज पॉजिटिव या पॉजिटिव वर्क इज डन। A body is moving in horizontal direction, then work done by force of gravity will be। तो बॉडी हॉरिजेंटल मूव कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, ये बॉडी डिस्प्लेस कर गया हॉरिजेंटल, और ग्रेविटी का वर्क डाउनवर्ड, ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है ना, ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहां ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो गए, तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। करंट फ्लोइंग इन अ बल्ब, जैसे कोई बल्ब है और यहां पर बैटरी वैटरी लगाकर हम करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं, तो ध्यान रखना यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ठीक है ना।
कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब रन होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ठीक है ना। तो यहां पर वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। अब आप बोलोगे यहां पर कोई फोर्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट है। वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स प्रेजेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहां पर वर्क होगा, ठीक है ना। ये 10 क्लास में देखेंगे कितना वर्क होगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब रन करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर वर्क रहता है, ठीक है ना। फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर लगता है, ठीक है ना। अब ये देखना, अ पर्सन कैरीज अ हैवी लोड एंड वॉक्स ऑन लेवल ग्राउंड, इज एनी वर्क बीइंग डन इन दिस केस, एक्सप्लेन। तो यहां पर कोई पर्सन है, ठीक है ना, कुली वाला केस है ये बेसिकली, और ये हैवी लोड लेकर हॉरिजॉन्टल पर चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है जो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पर फोर्स लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर फोर्स, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, बाय द पर्सन ऑन द लोड, ठीक है ना, बाय द पर्सन ऑन द लोड जो है, ठीक है ना, जो हैवी लोड है इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो ये 90 डिग्री पर आ गए और 90 डिग्री पर रहेंगे तो वर्क क्या रहेगा, जीरो। तो यहां पर वर्क हो जाएगा जीरो और लिख सकते हैं बिकॉज एन या बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पर सैटेलाइट जो है चल रहे हैं, ठीक है ना, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और ईच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स और ईच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इन ईच स्मॉल इंटरवल, इन ईच स्मॉल इंटरवल जो छोटा सा वर्क होगा वो जीरो होगा और टोटल वर्क को जब ऐड करेंगे वो भी जीरो ही आएगा, ठीक है ना। पहले स्टेटमेंट लिखे गए हैं वही स्टेटमेंट आप फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड डिसाइड वेदर वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अ गर्ल पुल्स अ टॉय कार अलोंग द रोड। मान लो एक टॉय कार है, ठीक है ना, और इनको पुल किया जा रहा है। अलोंग द रोड पुल कर सकते हैं या फिर थोड़े से एंगल के साथ भी पुल कर सकते हैं। चलिए अभी सिंपल केस क्वेश्चन, अभी हम सिंपल केस लेकर चल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ही पुल किया जा रहा है और हॉरिजॉन्टल ही डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इधर लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। तो यहां पर वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि थीटा जो है जीरो है, थीटा जीरो पर वर्क क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन एक्ट ऑन मूविंग बॉडी। तो कोई बॉडी है, ठीक है ना, कार हो सकता है या फिर कोई व्हीकल या फिर ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल पर चल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है ना। इनके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे बैक साइड, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स इनको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, रिटार्ड कराएंगे, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड में, तो यहां पर वर्क क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि एंगल कितना है 180 डिग्री और 180 डिग्री पर कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है और माइनस में आ जाएगा वर्क, ठीक है ना, नेगेटिव वर्क रहेगा। ग्रेविटी एक्ट ऑन ब्लॉक बीइंग लिफ्टेड अपवर्ड। जब ये अपवर्ड लिफ्ट किया जा रहा है, कोई ब्लॉक है m मास का, इसको अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं तो वेट mg जो है डाउनवर्ड लग रहा होगा। m मास का ऑब्जेक्ट है, अपवर्ड लिफ्ट करने के लिए हमने फोर्स लगाया और ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ग्रेविटी का वर्क, ठीक है ना, ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी एक्ट ऑन बुक बीइंग लिफ्टेड अपवर्ड। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं
ये बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन अभी हम ग्रेविटी ही मान के चलेंगे आंसर, ग्रेविटी से ही आंसर निकालेंगे इसका। एक बनता है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी बताओ, और एक पूछा जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल बताओ। ठीक है ना, कि हमने जो है लिफ्टिंग के दौरान वर्क क्या किया। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर हमसे बोला जाएगा तो हम बोलेंगे माइनस में है। क्यों माइनस में है? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इनका किधर हो रहा है? अपवर्ड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये माइनस में रहेगा। लेकिन वर्क डन अगर बाई एफ फोर्स पूछा जाएगा या वर्क डन एक्सटर्नल पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ जाएगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट्स वाई पॉजिटिव रहेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ मैन स्टैंडिंग स्टिल विथ अ हैवी सूटकेस इन हिज हैंड। तो यहां पर कोई पर्सन है और ये अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट या कोई सूटकेस वगैरह लेकर खड़े हैं। ठीक है ना, कोई सूटकेस लेकर खड़े हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, खड़े हैं केवल। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर वर्क कितना रहेगा? जीरो। फिजिक्स के हिसाब से वर्क कितना रहेगा? जीरो। बाकी इनका हाथ वगैरह दर्द करने लगेगा, मस्कुलर पेन वगैरह होगा। ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ में वर्क कर रहे हैं लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। लिख सकते हैं हम वर्क इज जीरो बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, ड्यूरिंग स्टॉपिंग मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से इधर चल रहे हैं। ठीक है ना, और ये यहां से यहां जब पहुंचे तो इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, फाइनल कितना हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, और इनको रोकने के लिए एक फोर्स लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। वो हो सकता है फ्रिक्शन हो सकता है बाई हैंड फोर्स लगाया हो हमने। ठीक है ना, मान लो कोई बॉल आ रही है, उसको हम जब रोकेंगे तो यहां पर धीरे 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 यहां जाकर रुकेगा वो। ठीक है ना, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। एंगल दोनों के बीच में कितना है? 180। तो यहां पर वर्क क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है ना, बिकॉज बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एंटी पैरेलल है ये। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस। तो इस केस में वर्क कितना होगा? तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा? 7 न्यूटन का पॉजिटिव डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो 7 इंटू 8, 56 जूल वर्क आ जाएगा। ठीक है ना, पॉज करके इसको लिख लो। अब ये क्वेश्चन देखना, अ बॉल ऑफ 2 kg इज थ्रोन अपवर्ड, रीचेज अ मैक्सिमम हाइट 4 मीटर, कैलकुलेट वर्क डन बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर इनका मास दिया गया है 2 kg। मास 2 kg रहेगा तो इन पर वेट कितना लगेगा? वेट लगेगा mg, और mg, m की वैल्यू कितनी है? 2, g की वैल्यू 10, ये हो जाएंगे 20 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड बता रखा है इन्होंने 4 मीटर है, तो यहां पर वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा? माइनस mg इंटू एस इज इक्वल टू -20 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है ना, -80 जूल आ जाएगा वर्क बाई ग्रेविटी। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, 180 एंगल बन गया, माइनस में आंसर आना ही था। पॉज करके लिखना और लिख लो इसे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। तो मास दिया गया इनका 5 kg, मास 5 kg है, तो mg कितना होगा? mg कितना होगा? 5 इंटू 10, 50 न्यूटन। और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 मीटर का हुआ। ठीक है ना, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछा गया है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव
F इंटू एस कर सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 50 इंटू 4 200 जूल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें पता है फॉर्मूला वर्क का एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। ये 100 न्यूटन कितना वर्क करेंगे हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60, ठीक है ना। थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल होता है, ठीक है ना। और cos 60 हमें याद है, ठीक है ना, cos 60 हमें याद है 1/2 होता है cos 60 की वैल्यू, तो यहां पर 1/2 रख दो, आ जाएगा 500 जूल। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वर्क डन बाई 100 न्यूटन फोर्स इन 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन फॉलोइंग। तो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो फोर्स कितना है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एंगल, ध्यान से एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल हमें देखना होता है। तो ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा, क्योंकि ये तो 90 है ओरिजेंटल के साथ वर्टिकल। तो यहां पर cos 30 लिखा जाएगा, ये नहीं कि जो भी थीटा दिया है वही लिख लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहां पर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इनकी वैल्यू होती है √3/2। तो यहां पर मिल जाएगा हमें आंसर 5 से, ये 2 से कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 500√3 जूल। समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वर्क डन बाई 20 न्यूटन फोर्स ऑन गिवन 5 kg ब्लॉक इन फर्स्ट 10 सेकेंड इफ हॉरिजेंटल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। तो यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और हमसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना वर्क होगा, ठीक है ना। और हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है हमें। अच्छा, इन्होंने दिया है कि 10 सेकेंड में कितना होगा, तो 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होगा, ठीक है ना। अब बात आई 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो हमें u पता है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है ना। फर्स्ट 10 सेकेंड बोला गया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेकर चल रहे हैं, और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स दिया गया 20 न्यूटन, मास कितना है 5 kg इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा देखना ध्यान से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता चल गया, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिजिक्स में हमें पुराने चैप्टर के फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर पिछले वाले चैप्टर से लिंक्ड रहेगा, ठीक है ना, बहुत हाई चांसेस हैं कि सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे, तो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं पुराने वाले भी। अच्छा, ut जो है जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू कितना है 4, t 10 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर मिल जाएगा हमें 200 मीटर, तो 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहां रख देंगे हम 200 मीटर। तो वर्क इज इक्वल टू होता है 20 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट विच इज 200, तो 200 यहां पर आ जाएगा आंसर 400 जूल, ठीक है। इसको लिख लो पॉज करके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, फाइंड वर्क डन बाई 20 न्यूटन फोर्स ऑन गिवन 5 kg इन फर्स्ट 10 सेकेंड इफ हॉरिजेंटल सरफेस इज स्मूथ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज जीरो।
क्वेश्चन वही है, पुराना वाला ही, लेकिन यहां पर दो फोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, यहां पर दो फोर्स प्रेजेंट हैं, क्वेश्चन पुराना वाला ही लिखा गया है। तो ध्यान सुनना, यहां पर डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल रहे हैं, तो u इज इक्वल टू कितना है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बताया था हमने, ठीक है ना, NLM 2 में ये बताया गया था आपको। तो चलाने वाला फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, ठीक है ना, चलेंगे इधर क्योंकि ये फोर्स बड़े हैं, इधर चल रहे हैं राइट साइड, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम यहां, और यू जीरो है प्लस हाफ ए की वैल्यू 2 है इंटू टी स्क्वायर, 10 सेकेंड में देखना था हमें, ठीक है ना, मीटर, 100 मीटर आ जाएगा ये। अब हमें निकालना है था वर्क। अब ध्यान समझना, वर्क बताना था हमें किस फोर्स का, ठीक है ना, वर्क यहां पर बताना था हमें 20 न्यूटन फोर्स का, ठीक है ना, वर्क डन बाई 20 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन का वर्क नहीं बताना है। लेकिन जब ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालेंगे तो इनकी भी मदद लेंगे, ठीक है ना, लेकिन वर्क कैलकुलेशन के समय वर्क बाई 20 न्यूटन फोर्स बताना था, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की वैल्यू कितना है 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100, तो यहां पर हो जाएगा 2000 जूल, या कभी कभी इसी को बोलते हैं 2 किलो जूल, बोथ आर सेम, ठीक है ना, समझ गए। इनका वर्क अगर हमसे पूछा गया होता तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है, फोर्स नेगेटिव में लग रहा है, ठीक है ना, तो माइनस के साथ आंसर देते हम, ठीक है। कुछ नहीं बताया गया है तो हमें नेटवर्क निकालना होता है, कुछ नहीं बताया गया है तो हमें नेटवर्क निकालना होता है। नेटवर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स देखेंगे, नेट फोर्स कितना है 20 माइनस 10, नेट फोर्स 10 लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में नेट फोर्स 10 लग रहा है, ठीक है ना, और 10 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाई नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए इसको पॉज कर लो और लिख लो। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वर्क डन बाई एफ फोर्स x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर इन फॉलोइंग। इसमें दो क्वेश्चन बेसिकली हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। दूसरा पूछा जा सकता है फाइंड नेट वर्क डन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। या फिर पूछा जा सकता है इस फोर्स का वर्क x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 5 तक। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम देख रहे हैं फ्रिक्शन का वर्क, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट और माइनस साइन के साथ लिखेंगे, यहां cos 180 रहेगा, cos 180 -1 होता है, तो यहां पर मिल जाएगा हमें माइनस फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, मिल जाएगा -50 जूल, ठीक है। और यहीं पर अगर हमसे बोला जाए कि नेट वर्क डन कितना है, तो वर्क डन नेट दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट कर दें, या फिर इनका वर्क और इनका वर्क निकाल कर, ठीक है ना, उनको सम कर दें हम, ठीक है ना, विथ साइन, ठीक है। तो हम एक काम कर रहे हैं, सबसे सिंपल होगा, नेट फोर्स का वर्क डन देख लेते हैं। तो इधर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहां पर 10, 20 माइनस 10 नेट फोर्स हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना आ जाएगा +50 जूल, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। पॉज करके इसको लिख लो। अब हम आगे चलते हैं, कमेंट ऑन वर्क डन बाई नॉर्मल एंड ग्रेविटी इन अबव। इसमें वर्क डन बाई
नॉर्मल और वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हमसे पूछा जाता तो नॉर्मल फोर्स लगा है अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट साइड, तो यहां नॉर्मल का वर्क डन क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। mg का भी वर्क 0 रहेगा क्योंकि mg डाउनवर्ड लगेंगे और डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट साइड, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90। ठीक है, चलिए, तो यहां लिखा नहीं है हमने, आप लिख सकते हैं अलग से, वर्क डन बाई नॉर्मल एंड mg, ठीक है ना, वेट इन अबव प्रॉब्लम इज 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क फ्रॉम फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ। वैसे तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन 11th क्लास में आएंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां पर भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है ना। जैसे यहां पर दिया गया है ग्राफ, फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया गया है, तो यहां पर ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ध्यान से समझना। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस पर जो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कांस्टेंट। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर जब ये थे 10 न्यूटन, x1 पर भी 10 न्यूटन, ठीक है ना, x2 पर भी 10 न्यूटन, हमेशा ये 10 न्यूटन लगे हुए हैं। ठीक है, मान लो हमसे बोला जाता कि ये ब्लॉक जब x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक जब गया तो कितना वर्क हुआ होगा। तो इस सिचुएशन से देखकर हम बता सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और इस ग्राफ से अगर बताना होगा तो ध्यान से देखना, इस ग्राफ से बताना होगा तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है और ये जो हाइट है ये है फोर्स, ये जो हाइट है ये फोर्स है, और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो यही है। समझ रहे हैं ना, मतलब ये हुआ कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अंडर एरिया, फोर्स वर्सेस पोजीशन का अंडर एरिया क्या देगा हमें, वर्क देगा। फोर्स वर्सेस पोजीशन का अंडर एरिया क्या देगा, वर्क देगा। जैसे पहले पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ है, इसका अंडर एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसका अंडर एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही यहां पर इसका अंडर एरिया क्या देगा, वर्क देगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर वही लिखा जा रहा है, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस पोजीशन, एक्स का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है ना, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस पोजीशन गिव्स वर्क, इसको लिख लो, ठीक है ना। चाहे तो ये वाला ग्राफ मत बनाना, ये हेडिंग लिखो, ठीक है ना, समझने के लिए ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर x इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2, और ये पार्टिकल जो है डिस्प्लेस करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। ये ग्राफ रहने देना, इसके बाद ये ग्राफ बनाना और ये स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझना, अगर एरिया अबव रहेगा तब तो पॉजिटिव रहेगा, नो डाउट, ठीक है ना, एरिया अबव गिव पॉजिटिव वर्क एंड एरिया बिलो गिव नेगेटिव। अगर मान लो फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ऐसा बनाया गया है, इसका मतलब फोर्स लग रहा है नेगेटिव में, ठीक है ना, फोर्स लग रहा है नेगेटिव में, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। पहले कम x था अब लार्ज x हो गया, ठीक है ना, पहले कम x था अब लार्ज x हो गया, तो यहां पर वर्क क्या रहेगा, माइनस ऑफ एरिया रहेगा, ठीक है ना, माइनस ऑफ एरिया, ठीक है, माइनस ऑफ एरिया रहेगा। समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर 20 न्यूटन का फोर्स बैक साइड लगा है, लेकिन वो फॉरवर्ड में चल रहे हैं, ठीक है ना, इनके पास वेलोसिटी वगैरह है, मोमेंटम है, फॉरवर्ड में चल रहे हैं, और x इज इक्वल टू 2 मीटर से लेकर x इज इक्वल टू 4 मीटर तक का वर्क बता दो, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू, माइनस में है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई माइनस, मल्टीप्लाई बाई फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा,
और ये -40 जूल आ जाएगा। सेम लॉजिक यहां पर भी वही बता रहे हैं हम कि इनका एरिया देख लो, ठीक है ना। ये मान लो 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो 2 से 4 की डिस्टेंस हो जाएगी 2, और ये जो विड्थ है ये हो जाएगा, दिया गया है मान लो -20, तो यहां पर एरिया कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और हमें क्या रखना है, एरिया बिलो नेगेटिव वर्क देगा, ठीक है ना, -40 आंसर देंगे हम। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये पहली बार देख रहे हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, अदरवाइज बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखना, ट्राई करो आप खुद से, x इज इक्वल टू 0 से लेकर 30 तक, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 से लेकर 30 तक जो है हमें बताना है वर्क कितना होगा, और ये ग्राफ दिया गया है हमें, ठीक है। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 30 हुआ, तो 300 जूल हो जाएगा ये आंसर। और इससे देखें एरिया अंडर से, तो इसका एरिया देख सकते हैं हम, 0 से लेकर 30 तक का एरिया देख लेंगे, मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, आप खुद से ट्राई करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। वर्क बताना है हमें, पॉज करके ट्राई करो। चलिए, 0 से लेकर 10 तक हमें बताना था, तो 0 से लेकर 10 तक का एरिया देख लेंगे, और नेगेटिव में है, नीचे है, बिलो एरिया है, तो माइनस में रहेगा। 20 इंटू 10 इज इक्वल टू -200 जूल, ये मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया गया होता क्वेश्चन, फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया गया है हमें लाइक दिस, ठीक है ना। यहां पर है 10 न्यूटन का फोर्स, यहां पर है 20 न्यूटन के फोर्स, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 10 मीटर है, और ये x इज इक्वल टू 20 मीटर है ये लेट्स, ठीक है। और हमें बताना है वर्क, ठीक है ना। फाइंड वर्क x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है ना। पॉज करके कैलकुलेट करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, पॉज करके कैलकुलेट करो इसे। चलिए, तो यहां पर एक रेक्टेंगल ये बनेगा, इनका वर्क निकल जाएगा, और एक रेक्टेंगल ये बनेगा, इनका अलग से वर्क निकल जाएगा। तो एरिया अंडर निकालना है बस हमें, ठीक है ना। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 10, और प्लस ये मिल जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहां पर आ जाएगा 100 और 200, 300 जूल, समझ गए। चलिए, अगर कुछ ऐसा ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो यहां पर भी ये ट्रिक वैलिड है। इसका प्रूफ हम 11 क्लास में देखेंगे, अभी के लिए हम डायरेक्ट समझ रहे हैं कि एरिया अंडर देखना है। एक्स एक्सिस के अगर ऊपर है, फोर्स पॉजिटिव है, वहां पर वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव एरिया रहेगा। और अगर एक्स एक्सिस के नीचे गया ये, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के लेकर नीचे गए हैं, तो एरिया क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है ना। इसको भी स्टार करके लिख लेना, ठीक है ना, लिख लेना फॉर वेरिएबल फोर्स, ठीक है। और ये नेगेटिव है, ये भी वेरिएबल फोर्स है। अब ये क्वेश्चन देखना, खुद से ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, खुद से ट्राई करो, गेस करो। x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 30 तक का वर्क बताना है हमें, क्या होगा। यहां पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर वर्क क्या हो जाएगा, पॉज करके देखो, एरिया अंडर देखना था हमें। तो एरिया अंडर बेसिकली इनका एरिया, फोर्स वर्सेस फोर्स का अंडर एरिया, फोर्स वर्सेस पोजीशन का अंडर एरिया, तो यहां पर हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 300 जूल आ जाएगा आंसर, समझ गए। चलिए
इसको ट्राई करो। यहां पर x इज इक्वल टू 15 से लेकर 30 मीटर तक चाहिए हमें वर्क। तो x इज इक्वल टू 15 कहीं यहां होगा, मतलब इनका एरिया चाहिए हमें। अब आप गेस करो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। बेसिक लगाना है हमें, 8th क्लास, ठीक है ना। लॉजिक लगाओगे तो इसका एरिया निकाला जा सकता है। ये एक ट्रेपीजियम दिख रहा है हमें, इसका एरिया निकालना है हमें। तो ध्यान से देखना, केयरफुल होकर देखना। दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ध्यान सुनना, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, क्योंकि स्लोप इक्वल टू स्लोप रहेगा ही। यहां से यहां तक का स्लोप और यहां से यहां तक का स्लोप, स्लोप तो इक्वल ही रहेगा। तो दिस इज 20 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू, लेट दिस नंबर इज अल्फा, दिस हाइट इज अल्फा, अल्फा डिवाइडेड बाई 15। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितना मिल जाएगा देखो, 15 से ये कट होंगे 2, ये हाँ 2 हो जाएगा और 10, तो 10 मिल जाएगा। मतलब यहां पर जो फोर्स रहेगा दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है ना, 10 न्यूटन का फोर्स है। तो हमें निकालना था वर्क, वर्क मींस एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है ना, 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये हो जाएगा 15 और 30/2, 15 इंटू 15 बिकम 225 जूल। इससे भी कर सकते थे, दूसरा तरीका ये था कि वर्क इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पर ये मिल जाएगा हमें 15 इंटू 20 और यहां पर 15 इंटू 5, ठीक है ना। तो 15 कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर मिल जाएगा 20 माइनस 5 और 15 इंटू 15, यही आंसर आ जाएगा 520 जूल। समझ गए। चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, पॉज करके इसको लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, 11th में वैसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हम, 11th के बेसिक में रहेगा ये। अब ये क्वेश्चन देखना, पॉज करके आप खुद ट्राई करो इसे, बहुत ही इजी है, पॉज करके ट्राई करो इसे। चलिए, अब आपने कर लिया होगा इसका, चलिए अब आपने कर लिया होगा। तो एरिया अंडर देखना था इसमें, तो यहां पर वर्क कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, वर्क इज इक्वल टू माइनस एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर फिर से फर्दर जो है -30 नहीं कर देंगे, एक बार माइनस यूज कर लिए, फर्दर माइनस नहीं कर देंगे, ठीक है ना, अदरवाइज प्लस आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार माइनस लगाना है बस हमें। तो ये मिल जाएंगे -5 इंटू 30 और -150 जूल आ जाएगा आंसर वर्क। समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ये जो है दिया गया है हमें, इसमें वर्क बताना है, पॉज करके कैलकुलेट करो, बहुत आसान है ये। चलिए, तो माइनस एरिया देखना है बस हमें ध्यान से, इसका एरिया फोर्स वर्सेस पोजीशन का अंडर एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, मिल जाएगा कितना, -300 जूल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन हमें लग रहा है आप कर लेंगे, एरिया अंडर ही लॉजिक है सब में, ठीक है ना। फाइंड टोटल वर्क डन फ्रॉम फॉलोइंग फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ। पॉज करके इसको ट्राई करो, देखो। तो यहां वर्क निकालना था, वर्क होता है अंडर एरिया, ठीक है ना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अंडर एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट
इसके बाद ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया हो जाएगा 20 इंटू 20, ठीक है। इसके बाद ये एक ट्रायंगल है, ये एबब है, इनका भी एरिया पॉजिटिव ही लेना है, एबब ही है ये, ठीक है ना। भले ही फोर्स डिक्रीज कर रहा है लेकिन एरिया एबब ही है, पॉजिटिव ही लेंगे इसको भी हम। हाफ बेस, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ 20 इंटू हाइट इज 20, ठीक है ना। तो अब कट करते हैं इसको, ये 10 बना देगा 100 प्लस 400 प्लस यहां पर बन जाएगा कितना 200, तो ये टोटल आंसर विल बिकम 700 जूल, ठीक है। इसको जो है पॉज करके लिख लो आप। चलिए, फाइंड वर्क, पॉज करके ट्राई करो। अब हमें लग रहा है आप सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं दिया जाएगा, हम टोटल वर्क निकालेंगे इनिशियल टू फाइनल, ठीक है ना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, देखना ध्यान से। तो इनका एरिया देखना था, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा माइनस नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो एरिया है, बिलो एरिया हम नेगेटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पर जो एक रेक्टेंगल बनेगा, इनका एरिया कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितना रहेगा 40, ठीक है ना। तो यहां पर मिल जाएगा हमें -150 और यहां पर मिल जाएगा -1200 और दोनों मिलके बना देंगे -1350 जूल, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, इसको पॉज करके लिख लो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, वैसे तो ये प्योर 11th का है लेकिन थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं इसलिए देख रहे हैं। फोर्स इज इक्वल टू 10x और हमें बताना है वर्क फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है ना। तो पहला काम है, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। याद करो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0 पर ये फोर्स कितना है 0, x इज इक्वल टू 10 मीटर, ये 5 मीटर, x इज इक्वल टू 5 मीटर पर ये फोर्स कितना देगा, देखो x इज इक्वल टू 5 मीटर पर, इस पर पुट करो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है ना। और ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने देखा था थोड़ा बहुत, ठीक है ना, मैथमेटिकल टूल में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब c 0 होता था तो ओरिजिन से इक्वेशन जाती थी और ये स्लोप होता था, ठीक है ना। जैसे यहां पर m की वैल्यू 10 रहेगी। चलिए अभी वैसे ये नहीं जानना है, ये ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब हमें जो है बताना है वर्क x इज इक्वल टू 0 से 5 तक का, बहुत इजी है, पॉज करके ट्राई करो। तो यहां पर वर्क मिल जाएगा हमें हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, और ये 25 बना देंगे 125 जूल, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब देखेंगे, टाइप ऑफ एनर्जी वगैरह देखेंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे पावर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप लीव कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फिर।